अच्छा एक चीज़ और बता दूं, तो अभी हम कौन सा नेचर पढ़ेंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो इसमें अच्छा तुम लोग ये तो देखे हो कि पॉन्ड में अगर हम स्टोन थ्रो करते हैं तो क्या होता है, क्या एक बनता है कुछ सर्कुलर टाइप का, और वो कैसे, जैसे इतना छोटा हुआ, और ये देखोगे कुछ ऐसे ऐसे होते होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, स्प्रेड होते रहता है। तो स्प्रेड होते रहता है तो देखोगे कि एक सर्कल टाइप का बनता है, उस पर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो सभी एक बार ऊपर आता है, फिर एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। यानी कि उस सर्कल पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होता है सभी क्या होता है, सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है, सेम फेज का मतलब होता है सेम पोजीशन एट सेम टाइम। सेम फेज का मतलब एक बार मैक्सिमम पे होगा, एक बार जीरो पे होगा, एक बार मिनिमम पे होगा। सेम फेज का मीनिंग सेम पोजीशन एट सेम टाइम, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे न्यूटन ने क्या बताया कि लाइट जो होता है ऐसे होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बना के होता है, जो ऐसे प्रोपगेट करता है, ऐसे प्रोपगेट करता है, ठीक है। और हाइजेंस ने क्या बताया या योंग्स ने क्या बताया कि लाइट एक वेव फॉर्म के फॉर्म में ऐसे स्प्रेड करता है। जैसे लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 10⁻15, 10⁻16 अभी पढ़े थे उसमें ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड लाइट का कितना होगा, 1/μ, यानी कि 10⁻14 इतना होगा, इतना ऑर्डर का होगा। तो जैसे मान लो कि कोई पॉइंट सोर्स है, ये मान लो कि पॉइंट सोर्स है, इसमें एक t=0 पर लाइट इमर्ज हुआ, और वो क्या हुआ, स्प्रेड किया, एक स्फेरिकल फॉर्म में स्प्रेड कर रहा है। फिर दूसरा 10⁻14 सेकेंड के बाद में स्प्रेड होगा, स्पार्क होगा, फिर उससे लाइट स्प्रेड हो रहा है। तो लाइट इसमें बताया कि लाइट जो स्प्रेड होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म। और वेव फॉर्म क्या है, तो वेव फॉर्म तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तुम ये समझ लो वेव फॉर्म उसी टाइप का होता है जिसे स्टोन थ्रो करते हैं पॉन्ड में, तो एक बनता है ना सर्कल टाइप का, उसी को हम बोलते हैं वेव फॉर्म। और वेव फॉर्म क्या होता है कि लोकस ऑफ मूविंग पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। जैसे मान लो कि एक पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट जैसे t=0 पे इमिट हुआ, तो क्या होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, और स्फेयर का रेडियस क्या होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। और उसका रेडियस कितना होगा, जैसे मान लो कि इसका रेडियस r है, तो r हो जाएगा c/t। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम t, उस तरह से स्प्रेड करेगा। तो ये पूछोगे तो ये तो इनफाइनाइट टाइम तक जाना चाहिए, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि अगर 10 किलोमीटर पे कोई लाइट जल रहा हो तो यहाँ पे हमको दिखाई दे, होता है, ऐसा क्यों। इसमें भी डैम्पिंग होता है, जो 11th में पढ़ के आए हो ना, डैम्पिंग होता है, उसके चलते उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है तो डाई आउट हो जाता है, ठीक है। तो हमको ये एज्यूम करना है अभी वेव थ्योरी में कि लाइट कैसे प्रोपगेट करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म, ठीक है। यानी कि वेव फॉर्म कैसे हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, या प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है, ठीक है। तो चलो तुम लोग लिखो। अब बुकलेट बंद करो और कॉपी खोलो, लिखो वेव फ्रंट। वेव फ्रंट देखो, इट इज डिफाइंड एज it is defined as the continuous locus of all particles heading the wave front. It is defined as the continuous locus of all particles of the medium which are vibrating in same phase, which are vibrating in same phase, और करके लिखो, और locus of moving particles, locus of moving particles of the medium which are vibrating in same phase, which are vibrating in same phase.
locus of moving particles of the medium which are vibrating in same phase, which are vibrating in same phase. सेम फेज का मतलब क्या होगा? सेम पोजीशन सेम टाइम, ठीक है। एक बार यहाँ पे है तो जितने भी पार्टिकल्स होगा सभी क्या होगा? यहाँ पे होगा। एक बार यहाँ पे होगा तो जितने भी पार्टिकल्स है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद में लिखो स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ गए ना? अब तो इससे लाइट इमर्ज हो रहा है तो किस शेप का है तो हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सपीरियंस करने के लिए तुम ये समझो कि जैसे हम पॉन्ड में स्टोन थ्रो करते हैं तो एक सर्कुलर शेप का जो बनता है वो देखो देखे हो ना, कुछ ऐसे ऐसे स्प्रेड होते रहता है, ठीक है। स्प्रेड होते रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखो स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट लिखो, द वेव फ्रंट इमर्जेज फ्रॉम ए पॉइंट लाइट सोर्स, द वेव फ्रंट emerges from a point light source, a point light source is spherical in shape, is spherical in shape। जैसे पॉइंट लाइट सोर्स है और उससे जो वेव फ्रंट इमर्ज होगा वो क्या होगा? स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैं बनाया हूँ, जैसे मान लो कि ये पॉइंट सोर्स है, ये सोर्स है, तो ये ऐसे वेव फ्रंट होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, सम टाइम के बाद में एक ही डिफरेंट टाइप में ऐसे होगा, ठीक है ना। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अगर मान लो कि इसका रेडियस r है तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? c इंटू टी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, और टी क्या है? टाइम है। तो ये क्या होगा? टाइम के साथ स्प्रेड होते रहेगा, ठीक है। टाइम कौन सा है? क्या टाइम कौन सा डिफाइन? टाइम? जो जैसे 2 सेकंड के बाद में कहाँ पे होगा, 3 सेकंड के बाद में कहाँ पे होगा, 4 सेकंड के बाद में कहाँ पे होगा। जैसे मान लो कि 8t इक्वल टू 0 पे प्रोड्यूस हुआ, 8t इक्वल टू मान लो कि टी पे प्रोड्यूस हुआ, 8t इक्वल टू 2t पे प्रोड्यूस हुआ, 8t इक्वल टू 3t पे प्रोड्यूस हो गया, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसमें टाइम कितना हो जाएगा? 3t। समझ रहे हो ना? 3t पे यहाँ पे आया, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में ये जैसे मान लो कि अभी अभी मान लो कि 12 बजे प्रोड्यूस हुआ, अभी 12:05 हो रहा है, तो एक इसका कितना होगा? सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ, इसके टी टाइम के बाद में ये प्रोड्यूस हुआ, उसके टी 2t टाइम के बाद में ये प्रोड्यूस हुआ, उसके टी टाइम के बाद में ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। समझ में आया? अच्छा चलो इसको बाहर में, जैसे मान लो कि ये पॉइंट सोर्स है, ये जैसे ऐसे होगा, सभी क्या होगा? सभी वेव फ्रंट है, ठीक है। तो इसका रेडियस मान लो कि हमने r ले लिया और r इक्वल टू सी इंटू टी ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे सबसे पहले कौन प्रोड्यूस हुआ होगा? यही प्रोड्यूस हुआ होगा। सेंटर से, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे अभी मैं बताया कि जैसे यहाँ से स्पार्क हुआ, एक पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट स्पार्क हुआ, तो लाइट क्या होगा? स्प्रेड करेगा। फिर उसका टाइम पीरियड टी है, तो एक टी इक्वल टू 0 पे स्पार्क होगा, एक दूसरा कब होगा? टी इक्वल टू टी पे स्पार्क होगा, फिर तीसरा कब होगा? टी इक्वल टू 2t पे स्पार्क होगा, ऐसे होगा। और वो सभी क्या होगा? स्प्रेड करते चलता है। जैसे तुम ये सोचो थोड़ा सा कि जैसे मान लो कि हमने स्टोन को एक पाउंड में गिराया तो एक रिपल टाइप पे बनेगा, फिर कंटिन्यूस ऐसे बनाते गए, ड्रॉप करते गए, तो क्या होगा? कंटिन्यूस और बनते जाएगा सर्कुलर शेप का। तो सबसे पहले कौन प्रोड्यूस हुआ? जब फर्स्ट स्टोन हमने ड्रॉप किया, सेकेंड स्टोन ड्रॉप किया, थर्ड स्टोन, तो सबसे पहले कौन प्रोड्यूस हुआ? ए। तो ए मान लो कि अभी ए टी इक्वल टू 0 है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3t हो जाएगा।
ए मान लो कि अभी टी इक्वल टू जीरो पे जस्ट ए प्रोड्यूस हुआ, टी इक्वल टू जीरो पे, तो ये टी इक्वल टू कब प्रोड्यूस हुआ टी पे, ये कब होगा टू टी पे, ये थ्री टी पे, और टी इक्वल टू ए फोर टी पे, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा उल्टा कर दिया। जैसे अभी मान लो कि टी इक्वल टू जीरो पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे 1 सेकेंड पहले प्रोड्यूस हुआ होगा, पहले इससे 2 सेकेंड पहले प्रोड्यूस हुआ, ये 3 सेकेंड पहले प्रोड्यूस हुआ होगा, ये 4 सेकेंड पहले प्रोड्यूस हुआ होगा। हाँ चलो बस बना लो, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस सब चीज़ का यूज करूँगा मैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ये सब कुछ नहीं है। चलो उसके बाद में लिखो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, जैसे कोई लाइट सोर्स लीनियर हो, जैसे मान लो कि ये कोई लाइट सोर्स हो, देखो ऐसे, अभी हमने क्या लिया था, पॉइंट लिया था, अब हमने क्या लिया, लीनियर सोर्स लिया, तो इससे जो वेव फ्रंट इमर्ज होगा वो कुछ स्फेरिकल शेप का होगा, ऐसे होगा। सम टाइम के बाद में ये कुछ ऐसे स्प्रेड होकर ऐसे हो जाएगा, सम टाइम के बाद में कुछ ऐसे स्प्रेड होकर कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे स्प्रेड होगा। और इस केस में ये क्या है, सोर्स है। तो लिखो द वेव फ्रंट emerges from a linear light source, is cylindrical in shape, समझ गए? उसके बाद में लिखो प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा ये बताओ कि अर्थ किस शेप का है, स्फेरिकल। अब मान लो कि स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, तो उसका सरफेस क्या है, कर्व है या स्ट्रेट है, कर्व है, वो भी ठीक है। तो जाते हो हाईवे पे तो देखते हो कि वहाँ पे तो कोई कर्व रोड नहीं होता है, वो तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ज्यादा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होगा, हम बहुत कम डिस्टेंस जब हाईवे पे जाते हो तो देखते हो कि 10 किलोमीटर तक एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, वहाँ तो कोई कर्व नहीं होता है। क्यों? नहीं, अर्थ से बाहर, अर्थ अगर स्फेरिकल शेप का है, अर्थ का सरफेस कर्व है, तो उस पर जो रोड बनेगा वो भी कर्व ही होगा या वो स्ट्रेट? वो नेग्लिजिबली ऐसे जाएगा ना, वो हमें बताओ हैं? चलो ठीक है, ये देखो ये क्या है, कर्व है या स्ट्रेट है, कर्व है, और ये पार्ट क्या है, ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसीलिए हमको स्ट्रेट दिखता है क्योंकि रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। तो 6400 किलोमीटर है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr। अब वो करके देख लो, फिर 10 किलोमीटर उसके कंपेयर में तो बहुत ही छोटा है, इसलिए हमको स्ट्रेट दिखता है। समझ गए? ठीक है। उसके बाद में प्लेन वेव फ्रंट देख लिए, कर लिए। अच्छा चलो ठीक है, हमको इसमें यूज करना था इसलिए मैं ये समझाया कि जैसे क्या कर्व है, अगर स्मॉल पोर्शन को हम लेंगे तो क्या दिखेगा हमको, स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। अगर जैसे अर्थ सरफेस क्या है, कर्व है, तो जैसे एयरपोर्ट पे जाते हो तो पूरा फील्ड देखते हो, रनवे जो देखता है बिल्कुल प्लेन है। क्यों प्लेन है? क्योंकि स्मॉल पोर्शन है, उसका सर रेडियस क्या है, बहुत लार्ज है। अगर स्मॉल सरफेस एरिया को हम देते हैं तो कैसे दिखता है, हमको प्लेन दिखता है, ठीक है। उसके बाद में लिखो प्लेन वेव फ्रंट, लिख लिए, लिखो at a large distance from source, at a large distance from source, at a large distance from source, a small portion of, एक मिनट रुक जाओ, at a large distance from source, ब्रैकेट में लिखना, सोर्स के ब्रैकेट में लिखना either point or linear,
पॉइंट सोर्स भी हो सकता है या लीनियर सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, ब्रैकेट में लिखना आइदर पॉइंट और लीनियर, ब्रैकेट बंद करो, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट act as plane wave front, प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि ये पॉइंट सोर्स है, तो एक हम स्फीयर ऐसे ड्रॉ करें तो ये वेव फ्रंट होगा, और इससे क्या है, लार्ज डिस्टेंस पे अगर स्मॉल इतना एरिया को हमको कंसीडर करें तो कैसे दिखेगा हमको, प्लेन दिखेगा। स्फीयर है तो स्मॉल स्मॉल एरिया को यहाँ पे हम देंगे तो कैसे दिखेगा वो, प्लेन। या तुम ऐसे देख लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस पे सोर्स है, तो ये सभी क्या होगा, वेव फ्रंट होगा, ये सभी क्या होगा, वेव फ्रंट होगा। तो अगर इस स्मॉल एरिया को अगर हम कंसीडर करें, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करें, तो ये कैसे दिखेगा हमको, लाइन ही प्लेन दिखेगा, तो इसी को हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। सोर्स से लार्ज डिस्टेंस पे चाहे वो पॉइंट सोर्स हो तो स्फीयर बनेगा, और लीनियर सोर्स तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। तो उसके स्मॉल पोर्शन को हम कंसीडर करेंगे तो क्या दिखेगा हमको, प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा, ठीक है। तो लिखो, लिख लिए, और इसमें सब फिगर बना हुआ है प्लेन वेव फ्रंट का, ऐसे बना लेना है, ठीक है, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट बना देना है, ठीक है। ये तो हुआ कि चलो इस सब चीज़ का यूज करूँगा। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा सिलेबस, ठीक है। लिखो हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल ब्रैकेट में लिख लो वेव थ्योरी, यही वेव थ्योरी दी है, हाइजेंस प्रिंसिपल या हाइजेंस से स्टेटमेंट, वेव थ्योरी, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो, अगर समझ लेते हो तो बस 2+2 है, नहीं समझोगे तो इसको बहुत रटना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पॉइंट सोर्स है, तो इससे जो वेव फ्रंट इमर्ज होगा क्या होगा, वो स्फेरिकल शेप का होगा, और ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक पॉइंट सोर्स यहाँ पे हमने लिया, और एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट को हमने कंसीडर किया, जैसे इसी को मान लो कि इसी को हमने कंसीडर किया, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। जिस वेव फ्रंट को हम कंसीडर करेंगे उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। और हाइजेंस ने कहा कि इस पे जितने भी पॉइंट होगा, अब इस पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा, इस पे जितने भी पॉइंट होगा एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, यानी कि इस पे, इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होगा सभी इसके जैसे, इस सोर्स के जैसा बिहेव करेगा। तो इससे भी, जैसे इससे वेव फ्रंट इमर्ज हुआ तो इस सबसे भी वेव फ्रंट इमर्ज होगा, और वेव फ्रंट इमर्ज होगा तो ये कुछ ऐसे होगा, समझ रहे हो ना। अब इस पे तो इनफाइनाइट होगा तो इतना तो बनाएंगे नहीं हो, ये क्या होगा, ये वेव फ्रंट होगा। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, या सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। देखो पहले सुनो, जैसे एक क्या है, सोर्स है, सोर्स है तो इससे वेव फ्रंट इमर्ज होगा, तो इस वेव फ्रंट को हमने कंसीडर किया किसी, जैसे इसको हम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं। जैसे इसको हमने कंसीडर किया, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होगा वो सभी क्या होगा, एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। इस पे जितने भी होगा सभी एक्ट्स एज ए सोर्स, तो सोर्स होगा तो उससे भी वेव फ्रंट इमर्ज होगा। तो इस वेव फ्रंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, ठीक है। और इसी में, इसमें क्या बोलते हैं, हाइजेंस ने बताया था कि ये वेव जो है सिर्फ आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। क्यों नहीं पीछे जाएगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वेव, फॉरवर्ड, और इसको बोलते हैं बैकवर्ड। तो यही एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये वेव फ्रंट जब इमर्ज होगा तो दोनों सभी डायरेक्शन में जाएगा, पीछे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। इसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो कि आगे चल के फ्रेशनल ने प्रूव किया है इसको, ठीक है। तो क्या, जैसे एक क्या हुआ, फॉरवर्ड हुआ, और एक क्या हुआ, बैकवर्ड हुआ। चलो ठीक है,
सर ऐसे वेव ऐसे थोड़ी प्रोपोगेट कर रही है, मतलब ये तो आपने वो बना के दिखाया ना वेव फ्रंट से, हाँ तो ये प्रोपोगेशन वाला समझ नहीं है। अच्छा देखो, अब ये तो करके मैं बता नहीं सकता हूँ स्टेटमेंट, देखो आगे मैं इस चीज़ को बताऊंगा, प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। हाइजेंस ने ये कहा कि एक गिवन वेव फ्रंट फ्रंट पे, जिसको प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं, जितने भी पॉइंट होगा वो एक एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, यानी कि ये सभी सोर्स जैसा बिहेव करेगा, और सोर्स है तो उससे वेव फ्रंट इमर्ज होगा, तो इस पे जितने भी पार्टिकल हुआ सबसे वेव फ्रंट इमर्ज होगा। और वेव फ्रंट इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, और सेकेंडरी वेवलेट क्या है, इस लाइट के स्पीड से स्प्रेड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, होगा ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने बताया, ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ठीक है। द वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया, इफ वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर इस जितने भी वेवलेट से अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो एक न्यू वेव फ्रंट मिलेगा, जिसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। ये क्या हुआ, प्राइमरी वेव फ्रंट, ये छोटे छोटे सर्कल क्या हुआ, सेकेंडरी वेवलेट, और ये क्या हुआ, सेकेंडरी वेव फ्रंट, बस यही है। फॉरवर्ड वाला से हाँ सेकंड वेव, और इन्होंने बताया कि ये वेव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा उसका रीजन इन्होंने नहीं दिया है। चलो तो तुम लोग लिखो। जैसे ये पीछे की ओर नहीं जाएगा, अब नहीं क्यों, अब उनसे पूछ आए। हाँ तो इसका रीजन इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आगे कॉलेज में पढ़ना है, फ्रेशनल उन्होंने बताया हुआ है। चलो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, each point on a wave front, each point on a given wave front, उस वेव फ्रंट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट, ब्रैकेट में लिख लो प्राइमरी वेव फ्रंट, एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, acts as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets, called secondary wavelets। सेकंड पॉइंट लिखना, हमने क्या लिखा है, ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, जिसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं, एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, यानी कि इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होगा सभी वो इसके जैसा बिहेव करेगा। तो इससे जैसे वेव फ्रंट इमर्ज हुआ, स्पेरिकल वेव फ्रंट इमर्ज हुआ, तो इस सभी पॉइंट से क्या होगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट इमर्ज होगा। और इस जो छोटे छोटे वेव फ्रंट इमर्ज हुआ प्राइमरी वेव फ्रंट से, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, ठीक है। और ये सेकेंडरी वेवलेट क्या होगा, स्प्रेड आउट होगा इन ऑल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट लिखना, द सेकेंडरी वेवलेट्स, द सेकेंडरी वेवलेट्स spread out, spread out in all directions, in all directions with a speed of light in a given medium, light in a given medium, full stop। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखना है, इफ वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट, if we draw a common tangent to all these secondary wavelets, secondary wavelets in forward direction, in forward direction, comma, we get new wave front, we get a new wave front at later time, at later time called later, later बाद, later time called
सेकेंडरी वेव फ्रंट। तुम नहीं लिख रही हो? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो तुम सुनो, सिर्फ सुनो, देखो ऐसे बुकलेट में लिखा हुआ है, वही तो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। सर ऐसे मतलब पार्टिकल्स हैं, मतलब वेव फ्रंट है ना, तो वो भी मतलब ऐसे ही स्कैटर हो रहे हैं ना, ऐसे। हाँ बस सब वो सही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में लिखो, इस फिगर को बनाओ, चाहे इस फिगर को बना लो। देखो एनसीईआरटी में जैसे बुकलेट में गिवन है ना, ये एनसीईआरटी में फिगर ऐसे बनाया हुआ है, लेकिन एचसीवी में या एसएल में जो है ना, इसको पूरा कंप्लीट सर्कल बनाया हुआ है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, वो कंप्लीट सर्कल है, हमने वो सही बनाया, एनसीईआरटी में सही बना हुआ है, ठीक है। जैसे एक हमने सोर्स लिया एस, एक सोर्स लिया, इसको हमने क्या लिया, प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स, तो इससे जो वेव फ्रंट होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो इसी चीज को हमने ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे होगा, और इस पे हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो ये भी क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। तो इसमें देखो फिगर में मैं लिखाया हूँ, F1 क्या है, रिप्रेजेंट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0, दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। एंड G1 क्या है, न्यू वेव फ्रंट, दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू टाउ टाइम के बाद, ठीक है। इक्वेशन लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वही सब लिखा हुआ है इसमें, सेकेंडरी जैसे प्लेन वेव फ्रंट के लिए एक प्राइमरी वेव फ्रंट है, उस पर जो वेव फ्रंट निकल रहा है उसको सेकेंडरी वेवलेट पढ़ेंगे, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। तो बस स्टेटमेंट भी आता है, स्टेटमेंट ही लिखना है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ, लिखो, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ डेरिवेशन जानना जरूरी है, प्रूफ नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है, लिखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या, हाँ हाँ, वो तुम्हारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है, बाहर वाले, डॉटेड वाला जो है सेकेंडरी वेवलेट है, उसको तुम सर्कल बना दो, कंप्लीट सर्कल। जो D1 D2 क्या है, बैक वेव है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो इसमें लिखाया गया होगा, D1 D2, हाँ G1 G2 क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और D1 D2 क्या है, बैक वेव। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू डिटेल मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखवाया हूँ, अच्छा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस मॉडल हैज वन शॉर्ट कमिंग्स, देखो दिस मॉडल हैज वन शॉर्ट कमिंग्स, बैक वेव D1 D2 अकॉर्डिंग टू हाइजेंस, बैक वेव D1 D2 डज नॉट एग्जिस्ट, देख रहे हो ना। और ये तो मैं बता दिया हूँ, हाइजेंस आर्ग्यूड दैट एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इन मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उन्होंने बताया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जीरो होगा, जो कि गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, ये जीरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन विच इज नॉट ट्रू। इन्होंने जैसे एक रीजन दिया वो ट्रू नहीं है, इसको एक्सप्लेन किया है आगे चल के, फ्रेस्नेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बताया हुआ है कि अगर जैसे वहाँ पे बहुत बड़ी डेरिवेशन है, जैसे इसको अगर इनको वेव फ्रंट लिया तो उस केस में cos थीटा इक्वल टू -2 आ जाता है, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा n इक्वल टू -2 आ जाता है, कुछ ऐसे करके आता है, पॉसिबल है, cos थीटा की वैल्यू तो 1 - 1 के बीच में होता है। तो अगर ये वेव एग्जिस्ट करेगा, तो उन्होंने निकाला हुआ है कि अगर ये वेव एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में cos थीटा n इक्वल टू -2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आगे वो सब कॉलेज में पढ़ना है, ठीक है। चलो उसके बाद में लिखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और एक छोटा सा डेरिवेशन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी,
और ब्रैकेट में लिखना है स्नेल्स लॉ, जैसे हम बार बार यूज कर रहे हैं म्यू वन साइन आई वन इक्वल टू म्यू टू साइन आई टू, इसको मैं प्रूव करके अभी बताऊंगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या लेते हैं, एक यहाँ पे सोर्स लेते हैं और एक वेव फ्रंट ऐसे ऐसे देखते हैं, एक वेव फ्रंट हमने लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लेते हैं, एक इंटरफेस सरफेस लेते हैं, जो दो इंटरफेस सरफेस क्या होता है, सेपरेट करें। जैसे मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा μ1 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v1 है, ठीक है, और ये मीडियम क्या है 1 है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और मीडियम 2 है और स्पीड ऑफ लाइट v2 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसके स्मॉल पोर्शन को अगर हम कंसीडर करें, अगर इसके स्मॉल पोर्शन को कंसीडर करें, इतना पोर्शन को, तो ये क्या दिखेगा हमको, प्लेन या कर्व, प्लेन दिखेगा, प्लेन दिखेगा। तो ये सम टाइम के बाद में, अब इतना तो नहीं लेंगे, सम टाइम के बाद में यहाँ पे आएगा, सम टाइम के बाद में यहाँ पे आएगा, सम टाइम के बाद में यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने अच्छा ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने ऐसे किया, अब इस पे क्या करेंगे, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो आई एंगल होता है वो क्या होता है, आई होता है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन हमको लेना पड़ेगा, सपोज करो कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। तो ए रे अब इसमें इंटर करेगा सेकेंड मीडियम में, तो ये क्या होगा, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल। तो ये कुछ, ये बेंड करके कुछ ऐसे आएगा, और जितना टाइम में ए रे यहाँ पे जाएगा उतना ही टाइम में कुछ यहाँ पे आएगा, और सेम डिस्टेंस कवर करेगा या अलग अलग, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, अलग अलग करेगा, सर लाइट तो सेम ही है, लेकिन स्पीड तो डिफरेंट है, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट है। किस में ज़्यादा करेगा, किस में कम करेगा, एसी को बंद करो, किस में ज़्यादा करेगा, किस में कम करेगा, जरूर। तो ये कुछ क्या बोले, अच्छा ठीक है, देखो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन में μ1, और इसमें v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन में μ2। μ2 क्या है, जैसे a है इंसिडेंट वेव फ्रंट एट t इक्वल टू, सपोज करो कि 0, t इक्वल टू 0 पे है, तो जब तक रे ए यहाँ पे आएगा तब तक ए रे कुछ यहाँ पे आएगा, और ए है तुम्हारा रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट, वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू टाउ, टाउ टाइम के बाद में ए है, ठीक है। तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा v1 इंटू टाउ, ए टी इक्वल टू क्या है, 0 पे है, तो ए है तुम्हारा टी इक्वल टू टाउ पे, तो ए इस मीडियम में टाउ टाइम तक ट्रेवल किया, और ए लाइट इस मीडियम में ट्रेवल किया टाउ टाइम तक, ठीक है। तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और ए एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आया। और ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v2 इंटू टाउ, जो ऊपर वाली है वो ज्यादा डिस्टेंस हाँ, ए क्या है, रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, टी इक्वल टू 0 पे ए वेव फ्रंट यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये जो रे है वो तो दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा, और ये क्या होगा, सेम मीडियम में,
और टी इक्वल टू जब तक ए लाइट यहाँ पे आता है तब तक ए लाइट यहाँ पे आ जाता है। तो ए डिस्टेंस कितना होगा, टाउ टाइम तक ट्रेवल किया तो वी वन इंटू टाउ, और ये कितना हो जाएगा वी टू इंटू टाउ हो जाएगा, समझ गए। और वी टू टाउ क्या होगा, कम होगा, वी वन टाउ ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो ए आई है तो ए एंगल कितना होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ए एंगल कितना होगा, ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, और ये भी क्या है 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा ए आर है तो ए एंगल कितना हो जाएगा आर, तो ए एंगल कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, ए क्योंकि 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस आर, तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा अब इस कुछ का इसका कुछ नेम दे देते हैं, जैसे ए यहाँ पे नाम दे दिया बी, यहाँ पे नाम दे दिया सी, यहाँ पे नाम दे दिया डी। अब देखो इन ट्रेंगल हम लेते हैं ए बी सी, साइन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। बी सी अपॉन में सी, और बी सी कितना है वी वन इंटू टाउ अपॉन में हम लिख सकते हैं ए सी, इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो इतना नोट करो, या इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है। अच्छा अब इस ट्रेंगल में देखो ए डी सी, इन ट्रेंगल ए डी सी साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए डी अपॉन में ए सी, दैट मीन्स ए डी अपॉन में ए सी, ए डी कितना है वी टू टाउ अपॉन में कितना हो जाएगा ए सी, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अच्छा अब हम क्या करते हैं 1 डिवाइडेड 2 कर देते हैं, ठीक है। चलो पहले इतना नोट करो, देखो देखो तबीयत ठीक नहीं है तो चले जाओ घर पे, फोन कर दो। समझो कि मैंने क्या किया इसमें, ये फ्रंट भी चेंज हो जाएगा ना, क्या ये फ्रंट भी चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा तो म्यू का हमने पिछले क्लास में क्या बताया था, म्यू क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जैसे म्यू म्यू मीडियम इक्वल टू सी एयर अपॉन में क्या होता है सी मीडियम, इसी से हमने किया है। आपने जो दो ही बताई है मुझे प्लेन सरफेस, हाँ जैसे देखो अब इसी को हमने क्या किया यहाँ से, जैसे प्लेन वेव फ्रंट छोटा स्मॉल पोर्शन को कंसीडर किया, तो ये कैसे दिखेगा हमको प्लेन दिखेगा, प्लेन दिखेगा। तो ये मान लो कि इंसिडेंट, ये जस्ट इंसिडेंट हो रहा है, तो इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया हमने टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और इसको क्या लिया रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट, ये अब तो दूसरे मीडियम में आ गया, तो क्या हुआ रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, और टी इक्वल टू टाउ पे, ये टी इक्वल टू 0 पे है, टी इक्वल टू टाउ पे है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है v1, तो v1 टाउ हो जाएगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना है v2, तो ये कितना हो जाएगा v2 टाउ हो जाएगा। और आई आर हमने कैसे बताया, ये हमने 2 इक्वेशन निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे साइन आई अपॉन में साइन आर, अब देखो ए सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा v1 अपॉन में v2,
इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और V1 इक्वल टू क्या है, C अपॉन में म्यू वन, तो इसको हम लिख सकते हैं C अपॉन में म्यू वन, और इसको हम लिख सकते हैं C अपॉन में म्यू टू। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू टू अपॉन में म्यू वन हो जाएगा। ठीक है, V1 ये देखो, V1 ये टाउ और AC तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पूछो अगर कोई डाउट है तो। हमने अब यहाँ से किया 1/2 किया, यहाँ 1 2 लिया हुआ है, ऐसे किया तो इतना हो गया। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इतना ही छोड़ दो, यही तो स्नेल्स लॉ है। हम्म, अब या इसी को लिख दो, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू टू अपॉन में म्यू वन, इसी चीज़ को म्यू टू वन बोलते हैं। ठीक है, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर हो जाएगा। और यही तो स्नेल्स लॉ है। प्रूव्ड करना था। वो तो फॉलो करेगी नहीं, वो तो लाइट तो उसमें फॉलो करेगी तो रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करेगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो है स्नेल्स लॉ। रिजर्व प्रूफ करना है, इसको बताना है कि स्नेल्स लॉ ही होता है, स्कूल में के पेपरों में पूछा जाएगा। मतलब वो तो लाइट ही इंसिडेंट हो गया, सरफेस पे तो लाइट ही इंसिडेंट हो, हाँ, लाइट तो बेंड करेगी तो स्नेल्स लॉ में तो फॉलो होगा होगा ही, तो हमने बता दिया, प्रूव करके बता दिया। एक तो सिचुएशन हमने कर दिया, एक ये है तुम्हारा रेयरर टू डेंसर, और नेक्स्ट में है तुमको डेंसर टू रेयरर। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तुमको करना है। नहीं हो रहा है क्या? अच्छा सुनो, ये तुम लोगों को खुद कर लेना है। अभी हमने कराया डेंसर टू रेयरर, सॉरी रेयरर टू डेंसर। अब डेंसर टू रेयरर कर लेना है, सिर्फ फिगर में चेंज करना है, ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, ये डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, और सेम वही कर देना है। ठीक है, तो ये काम तुम लोग खुद कर लोगे। उसके बाद में लिखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या, आई इक्वल टू आर, ये तुम्हारे 19 के पेपर में आया हुआ है बोर्ड में, आई इक्वल टू आर। और ये हर दूसरे तीसरे साल ये पूछा जाता है, ये स्नेल्स लॉ स्कूल के पेपरों में या बोर्ड में भी आया हुआ है। पूछेगा यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल प्रूव्ड स्नेल्स लॉ, यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल वेव थ्योरी प्रूव्ड दिस, तो ये सब का सॉल्यूशन एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद में जो कर लिए वो लिखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी। कर लिए, हो गया, जल्दी करो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एक हम क्या लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं, और यहाँ भी हम दिखा देंगे एक
प्लेन वेव फ्रंट कुछ ऐसे हैं। अब इसके स्मॉल पोर्शन को हम कंसीडर करते हैं, इसी के स्मॉल पोर्शन को हम कंसीडर करते हैं ऐसे। तो सम टाइम के बाद में ये क्या होगा, कुछ यहाँ पे होगा। इसके स्मॉल पोर्शन को किया, पूरा को तो दिखाएंगे नहीं, हमने स्मॉल पोर्शन को कंसीडर कर लिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इस दो, अब ये क्या रहे, इंसिडेंट किया, तब इस पर क्या करेंगे हम, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने ऐसे, और ए एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो जितना टाइम तक ए रे यहाँ पे आएगा तब तक ए रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर कहीं ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। जब तक ए रे यहाँ पे आएगा सेम मीडियम दोनों, तब तक ए रे क्या होगा, ए ऊपर ऐसे होकर रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। तो इसमें तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सेम है। तो ए भी डिस्टेंस और ए भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हमने कर दिया कुछ ऐसे, और इसको हमने ड्रॉ कर दिया, और इसको हमने लिख दिया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एट टाउ, टी इक्वल टू टाउ। टी इक्वल टू टाउ, ठीक है। तो ए डिस, तो ये थोड़ा फिगर छोटा नहीं हो गया, इसी चीज क्या, अच्छा इसी चीज़ को मैं बड़ा कर रहा हूँ, समझ गए नहीं कि क्या करना है। अब ये चीज़ हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ। जैसे एक हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, और इसमें हमने क्या लिया, कुछ ऐसे लिया, और ये हो गया तुम्हारा क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। और इस पे हमने क्या किया, ऐसे इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये कुछ ऐसे होगा, इतना टाइम इतना जाएगा, तब तक ये कुछ यहाँ पे चला जाएगा, और इसको हम बोल देंगे ये आई होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये आर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू टाउ, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, इसमें ए आई है तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छा ए आई है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये बताना। ए तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री है, ए आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, ए हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस आई, ए एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, और ए क्या है, 90 डिग्री है, तो ए एंगल कितना हो जाएगा, ए एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। समझ गए कि ये आई कैसे होगा कि नहीं। ये पूरा 90 माइनस आई कैसे होगा, 90 माइनस देखो ए और ए क्या है, ये रे और वेव फ्रंट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए तुम्हारा आई हो गया, तो ए एंगल कितना हो जाएगा, नहीं तो आर, छोड़ो ना, आर बीच में है ना, मैं पूरा ए पूछ रहा हूँ, 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर और ये सरफेस क्या है, 90 डिग्री है, तो ये तुम्हारा 90 माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। समझ गए। अच्छा ये तुम्हारा आर है, ये आर है, तो ए एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो, 90 माइनस आर, और इस ट्रायंगल में देखो तो ए एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, समझ गए। चलो तो पहले इतना फिगर ड्रॉ कर लो, फिर हम करते हैं। अब इसका हम नेम दे देते हैं कुछ, जैसे ए बी सी डी। अच्छा देखो इसमें अब स्पेस तो है नहीं, ए डी इक्वल टू बी सी
इक्वल टू v इंटू हम टाउ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इसमें तो स्पीड ऑफ लाइट एक ही है। तो जितना टाइम में ये यहाँ पे जाएगा उतना ही टाइम में ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं। अच्छा, ए एंगल तुम्हारा क्या है 90 है, और ये भी एंगल क्या है 90 है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इसमें तो कोई कुछ नहीं किया, और इसमें हम लिख देंगे क्या, हम लिख देंगे ए डी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू भी इंटू टाउ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, ए एंगल एंगल ए डी सी इजक्वल टू कितना होगा, एंगल ए बी सी, दोनों 90 डिग्री है। अच्छा, ए सी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ए सी इजक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी कॉमन है दोनों में, तो ये ट्रायंगुलर दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होगा, यानी कि तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल। तो इस केस में आई और आर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, ओवरलैप हो जाए, सिमिलर। जैसे ये दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर ले सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। ये सिमिलर हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, और ये दोनों ट्रायंगल को हम मान सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो ये हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये ट्रायंगल ए बी सी इसलिए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई इक्वल टू आर हो जाएगा। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो। एंगल का थोड़ा चक्कर है तो एंगल का समझाइए दिया। अब सेम मीडियम में है, जैसे ए बी क्या है, वेव फ्रंट है टी इक्वल टू 0 पे, तो जितना जितना टाइम में बी सी पॉइंट पे आएगा उतना ही टाइम में ए क्या होगा, ए से डी जाएगा, और सेम मीडियम है तो ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी इंटू टाउ हो जाएगा। तो ये भी है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन स्नेल्स लॉ हमेशा रेगुलर इंटरवल टाइम पे पूछा जाता है। जब पी वाई क्यू करोगे तो देखना कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसके, तो उसको अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। और उसमें भी आ सकता है कि डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, तो दोनों एक तो मैं कर दिया, और दूसरे में क्या करना है, सिर्फ डिस्टेंस को अलग कर देना है और सेम थ्योरी वहीं लिख देना है। ठीक है, तो ये वो भी टाउ का ए भी है ना, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू भी इंटू टाउ। हो गया सबका।
हो गया? अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, ठीक है, दो मीडियम है, और एक वेव फ्रंट को हम ऐसे पास करा रहे हैं और इसमें कंडीशन ए है कि म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1। समझ रहे हो? ये वेव फ्रंट है, इसको ऐसे हम पास करा रहे हैं और इसमें दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका म्यू 2 है, म्यू 1 है। ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कम होगी और इसमें ज़्यादा। ज़्यादा होगी। जब ये वेव फ्रंट बाहर आएगा तो इसका सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगा, एक दूसरा सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगा, एक सेकेंड, और थर्ड सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे। कौन सा सिचुएशन होगा इसमें? कौन सा सिचुएशन होगा? जैसे एक वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, और एक कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, ठीक है। और ये जेई में भी आया हुआ है इस टाइप से क्वेश्चन, ऐसे करके मैं बताऊंगा। जब वेव फ्रंट ये इमर्ज्ड होगा इस मीडियम से तो उसका शेप कैसे होगा? ऐसे ऐसे ऐसे, बताओ। तो डायरेक्शन देख लेंगे ना, सेकंड या फर्स्ट या थर्ड? सब लोग सेकंड बता रहे हो? अच्छा ठीक है, सेकंड ही होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इसका स्पीड तो ज़्यादा हो जाएगा और इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सेम टाइम में ये क्या होगा? कम डिस्टेंस कवर करेगा और ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ मैं भी यूज करूँगा। चलो ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या देख सकते हैं। चलो लिखो, उसके बाद में लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय ए थिन प्रिज्म रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय ए थिन प्रिज्म। जैसे मान लो कि एक प्लेन वेव है ऐसे है और यहाँ पे हमने क्या बना दिया? थिन प्रिज्म बना दिया। सपोज करो कि ऐसे है और ये प्रिज्म है, तो डेफिनेटली क्या है? ये डेंसर मीडियम है और कुछ नहीं कहा गया, तो इसका मीनिंग एज है कि तुम्हारा एयर है और ये है तुम्हारा इंसिडेंट डेंट वेव फ्रंट। तो इसके बाद में रिफ्रैक्टेड का कैसे होगा? सेम इसी टाइप से रहेगा या कैसे हो जाएगा? कैसे? ऐसे, ऐसे, या फिर ऐसे? सेकंड ही होगा। क्यों? क्योंकि सुनो, ये सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा, यानी कि इसका स्पीड स्लो हो जाएगा। तो सेम टाइम में ये क्या होगा? ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो कुछ ऐसे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, और ये क्या? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। चलो नोट कर लो इसको। तो रीजन तो समझिए गए कि ऐसा क्यों होगा। क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा टाइम तक क्या करेगा? डेंसर मीडियम में चलेगा, ठीक है। इसके बाद ऐसी क्या? हाँ, तो इसके बाद में ऐसा ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय ए कन्वेक्स लेंस।
रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय ए कन्वेक्स लेंस। देखो जैसे ए प्लेन वेव है, ए पार्ट है, ये मान लो कि बी पार्ट है, ये है तुम्हारा प्लेन वेव और इंसिडेंट प्लेन वेव लिख दो इसको। इंसिडेंट प्लेन वेव, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम हमने दे दिया बी और इसका नाम दे दिया हमने सी, तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम में कौन पार्ट ट्रेवल करेगा, ए बी सी? बी। तो सेम टाइम में सबसे कम डिस्टेंस कौन कवर करेगा, बी, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर ए और सी। तो जब ये मर्ज होगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये प्लेन वेव फ्रंट है और ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये हो जाएगा तुम्हारा वेव फ्रंट ऑफ रेडियस एफ। अब इस क्या होगा, ये सर्कल हो जाएगा, एक स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। और स्फीयर इसका सेंटर क्या होगा, ये हो जाएगा मान लो कि सेंटर, और इसका रेडियस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ, ठीक है। ये तो समझ गया कि स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, तो इसका रेडियस, ये स्फीयर का कहीं कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो इसका रेडियस होगा एफ। और एफ क्या है, किसका फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करके तो हम बताएंगे नहीं। फोकस पे तो मतलब मिलेंगे। हाँ, तो एफ कोई इन्फिनिटी से आ रहा है तो प्लेन वेव पर कहाँ पे होगा, कन्वर्ट करेगा, फोकस पे कन्वर्ट करेगा। फिर जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा वो भी लेंस के कांटेक्ट में बनेगा, तो नहीं होगा। लेंस के कांटेक्ट में नहीं, ये सभी जाके, जिससे सभी पॉइंट जाके इस पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा, सेंटर पे। चलो इसको नोट करो, ये आता है इसी टाइप से बनाने के लिए, इसी टाइप से तुमको बना देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, एक और है, तो ये रहा तुम्हारा वेव थ्योरी। अब इसमें क्या मुश्किल था, कुछ मुश्किल नहीं था, एक हाइजेंस स्टेटमेंट को याद करना है और दूसरा स्नेल्स लॉ को अच्छी तरह से होना चाहिए। तो एक टॉपिक और पढ़ाऊँ, कौन सा पढ़ाऊँ, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन, क्या वेव थ्योरी? नहीं नहीं, वेव थ्योरी करते हैं, चलो जल्दी जल्दी नोट करो इसको। क्या, हाँ इंटरफेरेंस तो बड़ा टॉपिक है, चलो इंटरफेरेंस ही पढ़ाते हैं। बड़ा आज नहीं, आज कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। अगर मैं पोलराइजेशन पढ़ाऊँ तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, जो भी इसमें क्वेश्चन है वो डिफ्रैक्शन पे है, पोलराइजेशन पे है और इंटरफेरेंस पे है। इस पे क्या क्वेश्चन आएगा, हाँ पोलराइजेशन नहीं कराते हैं। चलो इसको नोट कर लिए, उसके बाद में एक और जल्दी लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाई ए कॉन्केव मिरर। रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन प्लेन वेव बाई कॉन्केव मिरर।
जैसे ऐसे एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। तो इसमें बताओ कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने ए पार्ट इसका नाम दिया बी और इसका नाम दिया सी, तो बताओ कि सबसे पहले इस मिरर पे इंसिडेंट कौन करेगा, ए बी सी, ए और सी क्या, हाँ कब, जैसे सम टाइम के बाद में यहाँ पे आएगा, सम टाइम के बाद में यहाँ पे आएगा, और ए और सी इंसिडेंट करेगा। जब तक बी इस पे इंसिडेंट करेगा तब तक ए और सी क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके कुछ आ जाएगा आगे। तो आप ये कुछ ऐसे होता है, यानी कि कुछ ऐसे होता है, ये कुछ ऐसे होता है। ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। और स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, इसका भी रेडियस क्या होगा, एफ, और एफ इक्वल टू कितना होता है, आर बाई टू। तो इसका रेडियस हो जाएगा आर, और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर बाई टू। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कनकेव सरफेस, मिरर, कनकेव मिरर। चलो जल्दी नोट कर लो, और उसके बाद में अब हम शुरू करते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में मात्र एक ही फॉर्मूला है जो तुमको याद करना है और थोड़ा समझ लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पढ़वे किए हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होता है, प्रोपिगेट करता है, यही पढ़े हो ना। तो चलो ठीक है, उसके बाद में लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। अब बुकलेट का पेज नंबर देख लो, पेज नंबर 40, और लिखा हुआ है पोलराइजेशन। पेज नंबर 40 है, 41 है, 42 है, बस 3 पेज के हैं। देखो हमने पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ये तो याद होगा कि लाइट को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, जैसे एक्स है, ऐसे कुछ किया था। ये होता था तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। इसी टाइप से हम वहाँ पे पढ़ाए थे। लेकिन हमको जैसे अब जैसे कॉलेज में जब लिखोगे तो लाइट का इक्वेशन होता है साई एक्स टी इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप प्लस बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। नोट नहीं करना है अभी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे इसको लिखना नहीं है, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई में है, और प्रोपगेट किस में कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे हमको लाइट का इक्वेशन लिखना है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सॉरी लाइट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन हम लाइट के इक्वेशन को ऐसा ही लिखते हैं, ऐसा क्यों, बताओ। इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जितना भी हमको जो ऑप्टिकल फिनोमेनन पढ़ना है, जैसे पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, जो भी पढ़ना है वो सबको इलेक्ट्रिक फील्ड ही शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको शो नहीं करता है। पूछा भी जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही लाइट के इक्वेशन को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं जबकि मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इसका रीज़न यही है
कि जो भी ऑप्टिकल फिनोमेनन है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करता है। इसलिए लाइट के इक्वेशन को हम ऐसे ना रिप्रेजेंट करके हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइट की मतलब इक्वेशन भी हो गई, मैग्नीट्यूड भी वो मतलब कैरी करता है, ना एनर्जी मोमेंटम कैरी करता है, डायरेक्शन भी होती है, वेक्टर। वो ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो नहीं करता। करंट में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अच्छा चलो ठीक है, समझ गए कि लाइट के इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद लिखो अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, देखो पहले सुन लो एक चीज, देखो यहाँ पे देखो, जैसे दो टाइप का लाइट होता है, एक होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट या सिर्फ पोलराइज्ड लाइट, और एक होता है अनपोलराइज्ड लाइट। जैसे मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन में है कोई, अभी हमने क्या बताया, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर नहीं करेंगे। तो कोई ऐसा लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ओसिलेट करे, प्रोपगेट इस डायरेक्शन में कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड या लिनियरली पोलराइज्ड या सिंपली पोलराइज्ड लाइट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसके प्रोपगेशन के एक ही डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड। इसका बहुत सारा नेम है, पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड या लिनियरली पोलराइज्ड, ठीक है। एक सिचुएशन हो गया, एक जस्ट अपने प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोपगेट कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ओसिलेट कर रहा है, यानी कि प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑल डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है ऐसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। समझ गए। तो प्लेन पोलराइज्ड क्या है, जो अपने प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही प्लेन में या एक ही डायरेक्शन में ओसिलेट करें, उसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड, लिनियरली पोलराइज्ड या पोलराइज्ड। और जो अपने प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, जैसे ये प्रोपगेट ऐसे कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो अपने प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑल डायरेक्शन में ओसिलेट करें तो उसको हम अनपोलराइज्ड बोलेंगे, ठीक है। पहले लिखो अनपोलराइज्ड लाइट। और लाइट क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ट्रांसवर्स नेचर क्या होते हैं, जो अपने प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ओसिलेट करें। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, वेव पढ़ के आए हो ना तुम लोग 11th में। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जो प्रोपगेशन के डायरेक्शन में ओसिलेट करें, ठीक है। तो लिखो लिखो ए ट्रांसवर्स वेव, और समझा दिए इसको, थोड़ा फास्ट लिखो। ए ट्रांसवर्स वेव in which electric field vector vibrates in all possible directions, in a plane perpendicular to the direction of propagation, is called unpolarized light। हमने क्या लिखाया, हमने ये लिखाया कि the wave in which electric field oscillates in all possible directions perpendicular to their propagation is known as unpolarized light। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, देखो ऐसे और ऐसे। जैसे ये देख रहे हो ना, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट रिप्रेजेंट करता है प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये एरो साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेन में। एस, जैसे एस इस बोर्ड के प्लेन को क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो, और इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट। तो अनपोलराइज्ड लाइट को या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो भी है इसमें, डॉट भी है, या ऐसे करते हैं। तो इसमें तो ये फिक्स डायरेक्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ये प्रोपगेट ऐसे कर रहा है,
तो इसमें इसके प्लेन में भी इसके ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों कंपोनेंट है इसमें, समझ रहे हो। जैसे ऐसे ऐसे है तो इसका इस प्लेन में भी जैसे ऐसे हो गया तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर और एक प्लेन में, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखो पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड, पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड और लीनियरली पोलराइज्ड वेव या लाइट। लिखो द लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स इन वन प्लेन, perpendicular to their propagation, vibrates in one plane perpendicular to their propagation is called, जो भी लिखे हो, पोलराइज्ड, लीनियरली पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये क्या हुआ, जैसे प्रोपगेट ऐसे कर रहे हैं तो ओसिलेट ऐसे कर रहा है, ये क्या हुआ, प्रोपगेट ऐसे कर रहा है तो ओसिलेट कुछ ऐसे कर रहा है, समझ रहे हो, समझ में। जैसे ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, यानी कि ऐसे प्रोपगेट इस डायरेक्शन में कर रहा है और ओसिलेट ऐसे कर रहा है इस बोर्ड के प्लेन में, और ये क्या कर रहा है, ऐसे प्रोपगेट ऐसे कर रहा है, वाइब्रेट इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद में लिखो पोलराइजेशन ऑफ वेव, पोलराइजेशन ऑफ वेव, पोलराइजेशन ऑफ वेव लिखो इट इज द फिनोमेनन ऑफ, सुनो ऐसा करते हैं, ये सब लिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल देता हूँ, हमको तो इसमें एक ये सब चीज़ इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं यहाँ पे यूज कर सकूँ। पेज नंबर देखो 43 पे जो गिवन है लॉ ऑफ मैलस, इसी को पढ़ाना है और इसी से क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो एक हेडिंग दो, पोलराइजेशन ऑफ वेव। पोलराइजेशन ऑफ वेव क्या है, जैसे अनपोलराइज्ड लाइट को जो डिफरेंट डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करना कि एक ही प्लेन में पोलराइज्ड, एक ही प्लेन में ओसिलेट करे, उसी चीज़ को हम बोलते हैं, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। इट इज द फिनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द ओसिलेशन ऑफ वेव जस्ट वन डायरेक्शन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ओसिलेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देना एक ही प्लेन में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उसी चीज को बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। अच्छा, एक होता है देखो, एक होता है पोलराइड या पोलराइजर और दूसरा होता है एनालाइजर, ठीक है। अब ये इसको लिखो, ऐसे इसको लिखो मैंने पोलराइजेशन ऑफ वेव करके टॉप दो और उसमें लिखो पोलराइजेशन ऑफ वेव लिख लिए और उसको डैश देकर लिखो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट passes through a polaroid sheet, POLAROID sheet P1 और पोलराइजर कोमा its intensity is reduced by half, फुल स्टॉप। देखो ऑन रोटेटिंग
on rotating polaroid P1 there is no effect on the intensity of transmitted beam or light. There is no effect on the intensity of transmitted beam or light. देखो, एक होता है पोलराइजर और एक होता है एनालाइजर। ये क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करता है, ठीक है। जैसे इसको हम ऐसे बनाते हैं, एनसीईआरटी में पोलराइड शीट गिवन है और एसएल इस सब के बुक में पोलराइजर गिवन है, हमने दोनों लिखा दिया, ठीक है। जैसे ये है तुम्हारा पोलराइड शीट P1, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि अनपोलराइज्ड लाइट है, इसी तरह से अनपोलराइज्ड लाइट को डिनोट करते हैं। इसका इंटेंसिटी मान लो कि यहाँ पे आई नॉट है, इसको ये जो डॉट दिया हूँ इसको बोलते हैं पास एक्सिस, यानी कि वही लाइट वही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसको क्रॉस कर पाएगा, जिसका क्या होगा, जिसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा या वो इस डायरेक्शन में होगा। जो इसके परपेंडिकुलर होगा उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0, और वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइट मिलेगा वो कुछ ऐसे होगा। एक ही चीज को ऐसे बनाया, इसका इंटेंसिटी आई नॉट है तो इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या पोलराइज्ड लाइट। और जब अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइड से या पोलराइजर से पास कराते हैं तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होता है वो क्या होता है, पोलराइज्ड होता है, और उसका इंटेंसिटी क्या होता है, इंसिडेंट का हाफ होता है। क्यों, क्योंकि इसमें अब जैसे मान लो कि ये ऐसे है, जैसे एक मिनट, जैसे मान लो कि ये पास एक्सिस ऐसे हमने बना दिया, अब तुम लोग को दिखेगा भी नहीं, ये दिखाई दे रहा है पास एक्सिस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, तो ये तो इजीली पास हो जाएगा। जो ऐसे हैं यहाँ पे देखो, ऐसे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे भी है, सभी डायरेक्शन में अनपोलराइज्ड है, तो जो ऐसे है वो तो इजीली पास हो जाएगा। जो ऐसे है उसका सम कंपोनेंट पास होगा, और जो ऐसे हो वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो जो ऐसे है उसका ए कंपोनेंट पास हो जाएगा और ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए इससे जब पास कराते हैं तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि इसको हम रोटेट कर देते हैं, जैसे मान लो कि अभी ऐसे हैं तो ऐसे से पास कर, अगर मान लो कि हमने ऐसे कर दिया तो इसमें ऐसे कर दिया, सपोज करो कि ऐसे कर दिया, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, ऑल डायरेक्शन में है। ऐसे हमने कर दिया तो भी यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे है, सभी डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, पास हो जाएगा, इसका कंपोनेंट पास होगा, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इसको अगर हम रोटेट भी करें तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे I/2 ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिर से मैं बना दिया, ये है तुम्हारा I0/I0 हो गया। अगर मान लो कि पोलराइड को हमने ऐसे बना दिया, और इसका पास एक्सिस क्या हो गया, कुछ ऐसे हो गया, तो यहाँ भी जब लाइट पास होगा तो ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, I0/2 हो जाएगा। इंटेंसिटी जो इंसिडेंट हुआ उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, यही लिखाया हूं मैं। तो इसको ये ऐसे रोटेट किया, घुमाया, जैसे अब ये देखो ये पास एक्सिस ऐसे, इसको हमने ऐसे कर दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी है, सभी डायरेक्शन में, तो ये तो इजीली पास हो जाएगा। ऐसे उसका एक कंपोनेंट पास होगा
और ऐसे है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे भी कर दिया, ऐसे भी कर दिया तो भी पास होगा, क्योंकि ऐसे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सभी डायरेक्शन में है। तुमको ठंडा लग रहा है? चल चलो जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, इसको नोट कर लिए, जल्दी नोट करो। इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर यहाँ पे समझ लिया अच्छी तरह से तो कोई दिक्कत नहीं होगा आगे क्वेश्चन करने में तुमको, एनसीईआरटी के या जेई के या पीवाईक्यू में। चलो ठीक है, इसको कर लिए ना। अच्छा एक और चीज़ है, जैसे अब देखो यहाँ पे जैसे ए ऑन पोलराइज्ड लाइट है, इसका इंटेंसिटी आई नॉट है। अब इसमें दो पोलराइड हमने रख दिया, ये पोलराइड P1 कर दिए, या इसको पोलराइजर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट होगा वो कुछ ऐसे होगा, और एक क्या होगा, पोलराइज्ड होगा, और एक यहाँ पे हमने फिर से रख दिया इसके जस्ट आगे, और इसका भी पास एक्सिस ऐसे है, यानी कि दोनों का पास एक्सिस क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई टू। तो यहाँ पे जो भी होगा उसका भी इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई टू हो जाएगा। दोनों हमें ऐसे रख दिया, ऐसे रखा, और दोनों का पास एक्सिस क्या है, पैरेलल है, और दोनों का ऐसे ऐसे है, समझ रहे हो ना। तो जो इससे पास करेगा वो सभी का सभी इससे भी पास कर जाएगा, ठीक है। और सेकेंड सिचुएशन ये है कि जैसे मान लो कि ये आई नॉट है, अनपोलराइज्ड है, और इसमें हमने ऐसा किया, इसका P1 हमने बोल दिया, इसका पास एक्सिस। तो ठीक है, यहाँ पे जो लाइट होगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा, आई नॉट बाई टू। अब हमने ऐसे कर दिया एक, अब हमने ऐसे कर दिया, तो अब ये पास एक्सिस तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे नो लाइट। जब पास एक्सिस पैरेलल हो तो जो P1 से पास होगा वो सभी P2 से भी पास होगा, यानी कि जो पोलराइजर से पास होगा वो एनालाइजर से भी पास हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर एनालाइजर या पोलराइज P2 से कोई लाइट पास नहीं होगा। कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका पास एक्सिस ऐसे है, इसका पास एक्सिस ऐसे है, तो ये तो इधर इससे हो जाएगा, और दूसरे का पास एक्सिस ऐसे हो जाएगा, तो इस पर तो परपेंडिकुलर होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको लिखा देते हैं, या अच्छा नहीं, तो वो हमने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। आज वो एंगल वाला भी बताएंगे, अभी वो एंगल पे है तो अभी मैं बताऊंगा, अभी यही तो मेन पढ़ना है। दो एक्सट्रीम तो हमने पढ़ा दिया, पैरेलल हो तो सभी का सभी चला जाएगा, परपेंडिकुलर हो तो जीरो हो जाएगा, अगर सम एंगल पे होगा, यही लॉ ऑफ मेलर्स है। तो इसको नोट कर लो, और बुकलेट में एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। देखो मैं लिखाया हूँ, व्हेन ए सिमिलर पोलराइड, पहले देख लो, व्हेन ए सिमिलर पोलराइड P2 इज प्लेस्ड with its axis parallel to the P1, all light transmitted by P1 also pass through P2, समझ गए। if as polarizer P2 is rotated from this position, the intensity of light transmitted by it decreases until it becomes zero when the axis of two polarides are perpendicular to each other। यहाँ पे हमने बता दिया, ठीक है। द टू पोलराइड आर सेड टू बी क्रॉस पोजिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोजिशन में बोलते हैं, यानी कि दोनों के पास एक्सिस क्या हो गया,
परपेंडिकुलर हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पोजीशन में। इस चीज़ को याद रखना है, क्रॉस पोजीशन बार बार मैं यूज करूंगा क्वेश्चन बनाते समय। क्रॉस पोजीशन का मीनिंग क्या हुआ, परपेंडिकुलर, दोनों का पास एक्सिस परपेंडिकुलर, ठीक है। इंटेंसिटी और दिखा वंस फुल रोटेशन इतना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में लिखो लॉ ऑफ मैलेस, पेज नंबर 43 पे है लॉ ऑफ मैलेस, और यही पढ़ना ही है, यही पढ़ना है, ठीक है। ये नोट करना है, ये कर लिए, कर लिए। देखो अभी जो भी मैं पढ़ाया वो यही पढ़ना है, इसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका इंटेंसिटी हमने 2I0 ले लिया, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, चलो बना ही देते हैं, ऐसे कर दिया, ये पास एक्सिस है इसका, तो यहाँ पे लाइट कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, I0 हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि एक इसको P1 बोल देते हैं, पोलराइड P1 P2, या पोलराइजर एनालाइजर बोथ आर सेम। ऐसे है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अब तो मैं पढ़ा दिया इस साइड, नहीं तो इंटरफेरेंस में मैं बताता। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अभी मान लो आगे मैं प्रूव करके इसको बताऊंगा। इंटेंसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुनो यहाँ पे। अच्छा देखो, ए एंगल गिवन है थीटा, यानी कि पास एक्सिस ऑफ P1 एंड P2 कितना है, थीटा है। पास एक्सिस ऑफ P1 क्या है, कुछ ऐसे है देखो, और P2 क्या है, कुछ ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे इंटेंसिटी I0 है और इसका एम्पलीट्यूड है E0, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लाइट जब आएगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा, जैसे इसका इस डायरेक्शन में E0 है, तो इसका इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, E0 cos थीटा। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो E0 cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे इंटेंसिटी मान लो कि I1 है, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ भी होगा। यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि I0 इज प्रोपोर्शनल टू E0 का स्क्वायर, दैट मीन्स I0 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं K इंटू E0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने I लिख दिया, I लिख दो इसको, I इज प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लिख सकते हैं, E0 cos थीटा का स्क्वायर। तो हम फर्दर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू K E0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो I इज इक्वल टू K E0 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, I0 कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही आ गया। यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड लाइट का जो इंटेंसिटी होगा वो इतना होगा। थीटा क्या है, पास एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ P1 एंड P2, और एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। बस इसको नोट कर लो। अब इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन है। अच्छा, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, और ये कितना होगा, I0 होगा, समझ रहे हो, और ये कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180,
यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब सुवन अपने से कर लो। ये बताओ कि आई क्या है, आई क्या है, इसमें आई लिखा हूँ क्या है, नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम P2 और एनालाइजर, और आई नोट क्या है, इंसिडेंट ऑन P2, इंसिडेंट ऑन P2 और एनालाइजर। जो एनालाइजर पे इंसिडेंट हुआ वो है तुम्हारा आई नॉट, या जो पोलराइजर से पास हुआ वो है आई नॉट। तो ये सब चीज़ याद रखना, ठीक है। बस पोलराइजेशन इतना ही है। चलो पहले जल्दी करो, उसके बाद में ये सब हमने करा ही दिया। इसका यूज क्या करते हैं, टू पोलराइड्स कैन बी यूज टू कंट्रोल इंटेंसिटी, इसमें हम इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, समझ गए सब कुछ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन बताऊंगा तो बिल्कुल 2+2 है। इसमें तो एक ही एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है और पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आज तो टाइम नहीं है कि मैं कराऊंगा। लॉ ऑफ मैलस लिख के और इसका लिख लो कि पेपर में क्या लिखोगे। लॉ ऑफ मैलस लिखो, व्हेन ए बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसी चीज को मैं लिखाऊंगा, ये जो लिखाया ना इसी चीज को मैं लिखाऊंगा। लिखो, व्हेन ए बीम ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये देख रहे हो ना जो इस पे इंसिडेंट हुआ, ये क्या है, अनपोलराइज्ड, ये प्लेन पोलराइज्ड। When a beam of completely plane polarized light is passed through polarized P2 ब्रैकेट में एनालाइजर, comma, the intensity of transmitted light varies directly as the square of cosine, यही है, proportional to cos का स्क्वायर, intensity of transmitted light varies directly as the square of cosine of the angle theta between the pass axis of polarizer and analyzer, between the pass axis of polarizer P1 and P2। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो जाओ।